ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर 10th का क्लास 10th का चैप्टर 6 आपका त्रिभुज पढ़ रहे थे, और आपका दो बैच आज मर्ज है B36 के साथ B37। करम सर किसी रीजन से लीव पर है, इसलिए आज आपके बैच को मर्ज किया गया है। तो B37 में ऑलमोस्ट ये सारा चीज कंप्लीट है, तो आपका रिविजन क्लास होगा। पोल में आंसर करते रहिएगा, जिस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो पोल काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के डेटा के लिए। टॉपिक क्या था हमारा लास्ट क्लास का? त्रिभुज की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में बहुत चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। मैंने अभी कसौटी नहीं पढ़ाया आपको, क्रिटेरियाज नहीं पढ़ाया है, बहुत चीज नियम्स नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। बस आपको ये बताया कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज समरूप है तो क्या क्या हम वहां से कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC, या फिर फिगर नहीं भी बनाओ, ठीक है, सिंपली ये समझिए कि अगर मैंने आपको ये दे दिया कि ट्रायंगल ABC, बस नाम ही लिख दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है आपके ट्रायंगल PQR के, तो इतना से आप ये बोलिएगा सर अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तो हम क्या करेंगे सर, ABC के नीचे PQR लिख देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। और इसके संगत कोण को बराबर बोलेंगे। आपको पता सर कोण A जो होगा कोण P के बराबर हो जाएगा। कोण A किसके बराबर? एंगल P के बराबर। हम ऐसा ही बोल सकते हैं सर एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा, मतलब कोण B जो होगा वो कोण Q के बराबर हो जाएगा। और कोण C जो होगा वो कोण R के बराबर होगा। कोण C कोण R के बराबर। मतलब अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और संगत कोण बराबर है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ये भी लिख सकते हो यहाँ से कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर करेंगे। सर यहाँ पर AB लिया तो इधर से आप PQ को ले लीजिए, AB का अनुपात आप चेक करोगे PQ के साथ, ठीक है, बराबर। अब हमने BC लिया तो यहाँ से आपने QR ले लिया, ठीक है, तो BC को डिवाइड करोगे आप QR के साथ। और यहाँ से आपने अगर AC लिया तो यहाँ से आपने PR लेना है, ठीक है, तो AC बटा PR। और ये दोनों ही में से कोई भी एक कंडीशन, मैंने आपको ये बताया था कि या तो आपका कंडीशन नंबर 1, इसको कंडीशन 1 कह रहे हैं और इसको कंडीशन 2 कह रहे हैं, ये दो शर्तें थे आपका त्रिभुज को समरूप करने के लिए, या तो संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मैंने आपको क्या बोला था कि आप चेक क्या करोगे? अगर आपको चेक करना हो तो दोनों कंडीशन चेक करेंगे या फिर कोई एक कंडीशन चेक करेंगे? कोई एक। कोई एक कंडीशन भी आपको अगर मिल जाता है समरूपता में, त्रिभुज के समरूपता में, बहुभुज के नहीं, बहुभुज में तो दोनों चेक करना बहुत जरूरी है, आपको बताया था। लेकिन त्रिभुज में आप ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अगर एक कंडीशन मिल गया है तो दूसरा आप चेक नहीं भी करो तो भी वो सही होता ही होता है। तो कोई भी एक कंडीशन आपको मिल जाता है तो आप बोलिएगा दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कभी आपको पता चल जाता है किसी दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर है, यानी वो समकोणिक त्रिभुज है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ही होगा और वो समरूप हो जाएंगे। अगर आपको मिल जाता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो संगत कोण बराबर होंगे ही होंगे, समकोणिक होगा ही होगा और वो समरूप हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपसे अगर ये बोलूं कि क्या सभी, अब मैं आपसे, ये तो आपका आंसर मुझे पता है, आप लोग आंसर सही दे दोगे, लेकिन मैं आपसे रीजन भी जानना चाहूंगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई दो समबाहु त्रिभुज मैंने ले लिया, क्या लिया? दोनों समबाहु त्रिभुज ABC और PQR। मैं बोल रहा हूं ABC में तीनों ही भुजा बराबर है, PQR में भी तीनों ही भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? सर यस होंगे। सर। होंगे। तो ये तो सीधे सीधे मैंने आपको याद ही करवा दिया है कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे ही समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। रीजन क्या दोगे आप, क्यों ऐसा होता है? अब तो आपको रीजन पता होना चाहिए, कारण। सर क्योंकि इसके एंगल 60 डिग्री के होते हैं सारे। सभी कौन? समबाहु त्रिभुज। जैसे ही आपने बोला सर, आपने बोला कि सर यहाँ पर एक वर्ड आपने यूज किया था समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर, और सभी भुजाएं बराबर वाले त्रिभुज के कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बिल्कुल आपने सही बोला कि इसके सारे कोण जो होते हैं सर 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है त्रिभुज ABC के त्रिभुज सभी कोण 60 डिग्री, त्रिभुज PQR के भी तो 60 डिग्री होंगे, यह भी तो समबाहु बोला था, दोनों ही समबाहु त्रिभुज ही थे। तो आपको दिख ही रहा है सर त्रिभुज ABC के सभी संगत कोण त्रिभुज PQR के सभी संगत कोण के बराबर है। समकोणिक त्रिभुज भी तो है, ये समबाहु के साथ साथ समकोणिक भी है, तो बिल्कुल संगत कोण बराबर है, तो ये हमेशा ये समरूप तो होंगे ही होंगे, इसके भुजाओं का अनुपात भी हमेशा बराबर होगा ही होगा, ठीक है। एक देखो, एक और टाइप का ट्राइंगल होता है जिसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, और उसके प्रॉपर्टीज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसकी जस्ट उसी से मिलता जुलता एक रिकॉल क्वेश्चन है।
आप थोड़ा सोच के आंसर कीजिएगा, बस मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइंगल है क्या। एक होता है समकोण त्रिभुज, आपने पढ़ा है समकोण, और एक होता है समद्विबाहु, लेकिन इन दोनों को एक साथ करके लिख दिया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कुछ ऐसा। इसको कहते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये क्या है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल? समकोण समद्विबाहु। देखो समकोण त्रिभुज अलग होता है, समद्विबाहु त्रिभुज अलग होता है, लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है समकोण समद्विबाहु। तो ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं फिगर ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल। अब अगर ऐसा ट्रायंगल बना दिया तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? अगर मैं यहाँ नाम दिया पी क्यू आर, तो ऐसे ही देखिए, पहले इसके पहले मैं आपको थोड़ा दूसरा ही बना दिखाता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये समकोण त्रिभुज है क्या? यस सर। समकोण तो है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ये समद्विबाहु है क्या? नहीं। ये समद्विबाहु नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सर ये वाला साइड इसके बराबर नहीं दिख रहा। ठीक है, मेजरमेंट नहीं दिया लेकिन देखने में बराबर नहीं दिख रहा, और कर्ण तो हमेशा बड़ा होता ही है, कर्ण तो कभी किसी दोनों भुजाओं के बराबर हो नहीं सकता, तो इसको हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा एक फिगर बनाऊं, और यहां पर मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर, ये वाला जो पी क्यू है वो क्यू आर के अगर मैं बराबर बोल दूं, ठीक है, दो लाइन का मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर। यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल भी लगा दिया। तो अब यहाँ पर आप बोलिएगा सर ऐसा जो त्रिभुज आपको दिख रहा है पी क्यू आर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, साथ ही के साथ आपको ये भी दिख रहा है कि सर ये वाला पी क्यू साइड और क्यू आर साइड दोनों ही भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो समद्विबाहु भी हो गया। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजा बराबर हो, तो ऐसे वाले त्रिभुज को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझ में आया कि समकोण समद्विबाहु होता क्या है? अब इसी पे बेस देखो, इसमें बाकी सारी चीजें मैं अगले क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप खुद से सोचिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बहुत तरह का बना सकते हैं। आप सोचिए क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है एग्जाम में, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, यस और नो। तो इस फिगर के बारे में आपको, बहुत सारे फिगर को तो मैंने आपको याद करवाया था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो पहले खुद से आप ट्राई करो, खुद से सोचो, क्या सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं। आप गेस मत करिए, आप फिगर बनाकर उसके बारे में थोड़ा सोचिए। इसके कोण कैसे सर कैसे कितनों होंगे। का ठीक है? अभी 9 आंसर आए हैं और 9 में 2 सही है, और कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो रहा है, गलत सही मुझे पता है इसमें आंसर गलत होंगे आपके, क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक नहीं पढ़ाया है, इस क्वेश्चन को करने के लिए जितने भी कंसेप्ट चाहिए वो आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये नाम के साथ डायरेक्ट आपको याद नहीं करवाया है। ठीक है, तो हर चीज आपको ऐसा नहीं है ना कि आपको हर चीज मैं याद करवा दूंगा। थोड़ा सोचिए, गलत सही होगा, फिर डिस्कस करेंगे, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, 30 सेकंड और रुकेंगे, 30-40 सेकंड में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे क्या? जैसे अभी मैंने एक त्रिभुज बनाया था समकोण समद्विबाहु वाला, वैसा वैसा मैं जितने भी ट्रायंगल वैसा बनाऊं, सभी समरूप होंगे। 20 सेकंड्स और। 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बढ़िया, तो इसको डिस्कस करते हैं। लगभग लगभग 50-50% का मामला है। 16 बच्चों का सही, 18 बच्चों का गलत। चलो बढ़िया कि आप सभी ने ट्राई किया। अब देखो यहाँ पर कैसे सोचेंगे। देखो समकोण त्रिभुज की बात नहीं की गई, समद्विबाहु की बात नहीं की गई, समकोण समद्विबाहु की बात की गई है। तो मैं यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेता हूँ। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को इस तरह बना लिया, ठीक है, और एक और बना लिया, एक थोड़ा बड़ा इससे बना लिया। ठीक है, दो बना।
इन दोनों ही में क्या है, एक का नाम दिया मैंने ABC और एक का नाम रख दिया PQR। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले त्रिभुज को भूल जाता हूँ, PQR को हटाइए। मैं सोचता हूँ सर ये दिया क्या है कि सर ये समकोण समद्विबाहु है, मतलब पता है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री कोण भी आ गया। AB और BC बराबर है, AB साइड जो है वो BC के बराबर है, क्योंकि AC तो कर्ण है, कर्ण तो बड़ा ही होगा, उसको तो बराबर कर नहीं सकते, तो AB और BC ही बचता है, दोनों आपस में बराबर, लंब और आधार बराबर कर दिया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये वाला कोण A और कोण C कितना कितना आ जाएगा, कुछ फिक्स होगा क्या? यस सर। कोण A प्लस B प्लस C, तीनों ही कोणों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। 180। तीनों ही कोणों को जोड़ने पर 180 मिलेगा। अब A और यहां पर से आपने बोला सर कोण B अकेला 90 ले लिया, ठीक है, तो कोण A और C को जोड़ करके 90 मिलना चाहिए, है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण B तो 90 अकेला हो गया, तो कोण A और कोण C को जोड़ करके 90 होना पड़ेगा, तभी तो 90 90 180 मिलेगा। उसमें भी आप ये बोल रहे हो कि सर कोण एंगल ए बी और एंगल सॉरी साइड ए बी और साइड बी सी बराबर है, तो साइड ए बी के सामने जो कोण आपको दिख रहा है कोण सी, और साइड बीसी के सामने जो कोण दिख रहा है कोण ए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना। समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण ए और कोण सी बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर होना है, दोनों को जोड़ करके 90 होना है। तो आप एक सर कोण ए 45 हो जाएगा और कोण सी भी 45 होगा, ठीक है, दोनों 45 45 हो जाएगा, बराबर बराबर। तो यहां पर आपको पता चल गया किसी भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों ही कोण जो होंगे हमेशा 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री ही बनेगा। एंगल नहीं दिया गया था ना, वो तो मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलो इसको क्या करता हूँ, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल अपने एक जैसा ही फिगर बना दिया था, इसलिए हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ और मिटा करके एक दूसरा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ थोड़ा ऐसा। ठीक है, इसको रोटेट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ इस वाले त्रिभुज का आप एंगल सोचिए, तो अगेन वही चीजें करेंगे, कुछ अंतर तो होगा नहीं। मान लो यहाँ पर नाम दे दिया PQR, तो आपको पता है को तो ये Q तो 90 डिग्री आएगा ही, ये वाला PQ और ये QR बराबर हो जाएगा, PQ और QR बराबर है क्योंकि समद्विबाहु भी है, तो एंगल R जो होगा एंगल P के बराबर होगा, बाकी जो दोनों कोण है बराबर बराबर होंगे। एंगल P और R को जोड़ करके 90 मिलना है। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ भी 45 डिग्री आ जाएगा और यहाँ भी 45 डिग्री आ जाएगा, तो कोण देखिए बराबर आ गया, 90 45 45 पहले वाले में भी, 90 45 45 दूसरे वाले में भी। तो ऐसा ऐसा जितना भी आप त्रिभुज बनाइएगा, सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के जो कोण होंगे वो 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री के ही बनेंगे। तो ये एंगल जब फिक्स हो गया तो आप क्या बोलिएगा, जितने भी समकोण समद्विबाहु बनेंगे सभी के सभी समरूप बनेंगे सर, है ना। क्या बोलिएगा, दोनों ट्रायंगल समरूप है, ट्रायंगल ABC जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल PQR। अब जैसे भी फिगर बनाइए, कितना भी रोटेट करते रहिए, कोण तो 90 45 45 ही मिलेगा, है कि नहीं, बोलिए। एक और रोटेट Yes. करके बनाता हूँ, एक और मैंने कुछ ऐसे बना दिया, इसको रोटेट कर दिया। हालांकि ये दिख नहीं रहा है कि आपका समद्विबाहु है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में इतना फिगर में ऐसे लिख दूं, ठीक है, हमेशा फिगर मैथमेटिक्स में फिगर हो सकता है जो दिख रहा है वो ना हो। ठीक है, मैं अगर ऐसे बना दूं कि ये वाला साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल बना दिया, तो आपको सर ये 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर होगा, कौन बराबर बराबर होगा, तो एक अकेला 90 तो बाकी दोनों मिलकर के 90 होगा, तो 45 डिग्री ये रहेगा और 45 ये रहेगा, बराबर बराबर। ठीक है, 90 45 45 ही आया, तो कोई भी समकोण समद्विबाहु में आपका 90 45 45 ही आएगा। तो हमेशा तो जो आपने लिखा था ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, वहां पर एक और नाम और लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ओके, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है फिगर। चलिए अब आगे बढ़े, तो ये तो रिकॉल हो गया, और एक टॉपिक और हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, प्रमेय 6.1, और 6.1 को आप थेल्स के नाम से भी जानते हो, थेल्स प्रमेय, इसको आप BPT के नाम से भी जानते हो, BPT लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, थेल्स लिखते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या पढ़ाया था इसमें, स्टेटमेंट देखिए, प्रूफ आज भी नहीं कर रहे हैं, इसका पहले क्वेश्चन सारा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट एक बार पहले समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्या कहता है, अगर हमारे पास, ये भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही चुके थे सारा लास्ट क्लास में,
अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, मैं बोल रहा हूं कि इसके एक साइड मान लो बीसी के, मैंने बोला बीसी के समांतर आप एक और लाइन खींच दीजिए जो ए बी और ए सी को काट रहा होगा दो बिंदु पर, ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये वाला लाइन को मैंने दिया डीई, डीई पैरेलल है अगर बीसी के, तो आप लिखेगा यदि डीई पैरेलल है सर बीसी के, ये बताना ही पड़ेगा हमेशा। तो क्या स्टेटमेंट आता था हमारा कि सर ये बिंदु डी पर और ई पर जो काट रहा है ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में काटेगा, मतलब एडी का अनुपात डीबी के साथ जो आएगा, एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा एई बटा ईसी के। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है, एई बटा ईसी। क्लियर, यही डिस्कस किया था। इसमें किसी का कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। ठीक है, तो अभी आते हैं इस पे क्वेश्चन पर कि इसमें सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन किया भी था क्लास में। तो अगला क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो बोल रहा है ट्राइंगल एबीसी में, देखो फिगर आपको हो सकता है कि एग्जाम में ना दिया जाए, फिगर था यहाँ पर मैंने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल एबीसी में बिंदु डी और ई भुजाएं ए बी और ए सी पर इस प्रकार से हैं कि क्रमशः डीई पैरेलल है बीसी, अच्छा डी बीसी के समांतर है, एडी बटा डीबी 3/4 है, ईसी 12 है, एई का मान बताइए। चलो फिगर में बना रहा हूं पहले तो एक तो ट्राइंगल, आप ट्राइंगल इतना तो समझ में आ गया था, ट्राइंगल एबीसी की बात की गई है, तो त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, कैसे भी बनाइए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप त्रिभुज कैसे बना रहे हो। ना बुखार से लिख दिया एबीसी। अच्छा माइक बंद कर लो, किसी का तो माइक ऑन है। अब ये त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई, यहाँ पर समझिए एक वर्ड है क्रमशः, ये थोड़ा सा मिसप्लेस है। तो बिंदु डी कहाँ पर है? भुजा ए बी के ऊपर है, समझिएगा, पहले बिंदु है डी और यहाँ पर ए बी, तो बिंदु डी ए बी पर बनाइए। उसके बाद बिंदु ई कहाँ पर है? बिंदु ए सी पर, सॉरी साइड ए सी पर है, तो यहाँ पर ए सी पर ई बना लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे इस प्रकार से कि डी बीसी के समांतर है, तो ये बोल रहा है कि डी लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। एडी बटा डीबी 3/4 है, इसी का मान 12 है, तो ए का मान बताइए। सलीम के नाम से एक बच्चे हो, अपना माइक बंद कर लीजिए। कितना आ रहा है ए की लंबाई? 9 आ रहा है। 9 क्या? किलोग्राम, फीट, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इकाई भी लिखना उतना ही जरूरी है जितना आप आंसर बताते हो, तो हमेशा इकाई मैथमेटिक्स में छोड़ा मत करिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, यदि आप एग्जाम में सिंपली इतना बोलिएगा सर, यदि एडी, सॉरी साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर डी कितना है फिगर के अकॉर्डिंग, डी जो है सर वो पैरेलल है आपके बीसी के, तो डी अगर बीसी के समांतर है तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.1 क्या कहता है आपका कि एडी बटा डीबी जो होगा, एडी बटा डीबी पॉइंट डी पर काटा और ये ई पर काटा, एडी बटा डीबी बराबर होगा आपके एई बटा ईसी के, जिसका वैल्यू पता है डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखो एडी का वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन एडी बटा डीबी ही आपको दे दिया 3/4। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एडी बटा डीबी का मान 3/4 है, तो यहाँ पर सीधे एडी बटा डीबी का ही मान रख दीजिए 3/4, यहाँ लिख दोगे 3/4 बराबर एई का वैल्यू कितना, एई का वैल्यू पता ही नहीं, यही तो पूछ रहा था हमसे, और ईसी का वैल्यू कितना, ईसी का वैल्यू दे रखा है 12। ठीक है, 12 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, लिख दीजिए 3/4 गुना 12 बराबर एई। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 4 तिया 12, और यहां से आपका निकल कर आएगा ए बराबर 3 तिया 9 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9 सेंटीमीटर, और इसका आ गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बस यस या नो आंसर देना, क्या हम यहाँ लिख सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, या गलत हो जाएगा? नहीं लिख सकते, देखो यहाँ पर एडी का मान दे ही नहीं रखा। ठीक है, आपको एडी बटा डीबी दे रखा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एडी का वैल्यू जो है वो 9 सेंटीमीटर हो और ए डीबी का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर हो, तो 9/12 भी तो काटोगे तो आपका 3/4 ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू मत, वो बस एक अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मत डालिएगा कि जहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है,
3 4 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ये बोल सकते हो सर यहाँ पर क्या है आपका 3x, और यहाँ पर बोल सकते हो सर 4x, लेकिन 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मत बोलिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पर अनुपात दे रखा था, वैल्यू नहीं रखा था, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, इससे कोई मतलब है नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिमिलर है, ट्राई करो खुद से। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई भुजाएं, ये क्रमशः जो है ना यहाँ पर आना चाहिए, बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं यहाँ पर आएगा। चलिए, तो बिंदु डी वही है एबी पर, और बिंदु ई वही है एसी पर, इस प्रकार से है कि डी बीसी के समांतर है, एडी बटा डीबी 5/8 है, एई का वैल्यू 15 है, तो एसी का मान बताइए। ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल एबीसी। एबीसी बोल रहा है बिंदु डी पर कौन सा पॉइंट है, बिंदु डी कहां पर है, एबी पर है, तो एबी पर बिंदु डी बना लिया। बिंदु ई कहां पर है, एसी पर है, ठीक है, एसी पर है तो बिंदु ई बना लिया। इस प्रकार से है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो ये क्वेश्चन में ही बोल दिया कि डी लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, समांतर है बीसी के, तो सिंबल बना दिया। बोल रहा है एडी बटा डीबी आपका 5/8 है, यहाँ लिख दीजिए। एडी का वैल्यू 5 नहीं है, लेकिन एडी बटा डीबी का वैल्यू आपको पता है सर 5/8, क्वेश्चन में ही बोल रहा है, ठीक है। एई का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, अब देखो यहाँ वैल्यू जो रखा ना 15 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो सर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एसी बताइए 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या बोलिएगा। सर अगर डीई पैरेलल है आपके बीसी के, आप बोलेगा सर यदि डीई लाइन समांतर है आपके बीसी के जो दिया गया है, तो थेल्स लगा देंगे, थेल्स में ये कहता है कि बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगा, तो एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा आपके एई बटा ईसी के, ठीक है, एई बटा ईसी के। अब यहाँ से आप एडी का लंबाई कितना बोलिएगा सर, एडी, अच्छा एडी और डीबी नहीं पता, लेकिन एडी बटा डीबी खुद में आपका 5/8 है, ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे 5/8 बराबर है। एई का लंबाई कितना, एई का लंबाई 15, ईसी का लंबाई कितना नहीं पता, तो ईसी की जगह पर एक्स लिख दो, या फिर आप ईसी ही लिख दीजिए, ठीक है, ईसी लिख दिया, ठीक। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करिए तो आपका यहाँ से ईसी निकल कर आएगा, ईसी बराबर 15 × 8/5, ठीक है, ऐसे आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ईसी इधर आ गया, 8 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 5 नीचे चला गया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे आंसर आ रहे हैं आप सभी के 24, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो क्या, 24 सेंटीमीटर तो मेरा भी आ गया, 39 आएगा ना। यहाँ पर आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे एसी पूछ रहा है ना, आप सभी लोग ईसी का आंसर दे रहे हो। ऐसा मत करिएगा कि एग्जाम में जो दिख रहा है जल्दी से आंसर करके छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे नंबर कट जाते हैं कई बार। आपके क्वेश्चन में देखो लिखा है एसी बताइए, आपने ईसी बताया है अभी तक, ठीक है, आपने ईसी निकाला है, मतलब यहां तक बोला है सर ईसी कितना आया 24 सेंटीमीटर, तो एसी कितना होगा, एसी तो ये पूरा है, ठीक है, एसी तो पूरा यहां से यहां तक है ना, एसी तो वो पूरा साइड है, तो कहेगा सर यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, एसी भी निकाल देंगे फाइनली। तो यहाँ पर देखिएगा कि पोल के क्वेश्चन में या फिर कहीं पर भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, तो एसी जो होगा आपका वो एई और ईसी को जोड़ करके मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एई और ईसी को जोड़ने पर आपको एसी मिल जाता है। तो एई कितना है आपका, एई आपका 15 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है, तो इसको निकाला था अभी 24, तो इन को जोड़ने पर 39 सेंटीमीटर आएगा, तो आंसर कितना आएगा 39 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाँ जी बोलिए, आसान है। अगर मैं और भी आसान कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अगर ऐसे आपके पास आते हैं क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओ, फिगर को रोटेट कर दिया थोड़ा, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक पैरेलल लाइन ऐसे बना दिया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, यूएस जो है वो पैरेलल है आपके आर टी के,
बोल रहा हूँ ये 3 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो एक्स बताइए या एस टी बताइए। एस टी कितना आएगा? अट्ठाईस सेंटीमीटर। यहाँ पर सिंपली आप क्या बोलेगा सर, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, क्यू आर। एक साइड ये वाला दिखा कि क्यू आर जो है मेरा वो पैरेलल है आपके आर टी के। तो कोई एक साइड किसी के पैरेलल दिख गया ना, क्यूएस पैरेलल है आपके आरटी के, तो ये जो क्यूएस लाइन है आरटी को छोड़कर जिसको भी काट रहा होगा वो काट कहाँ पर रहा है और किसको काट रहा है, तो पी आर और पीटी को काट रहा है, बिंदु क्यू और क्यू बिंदु एस पर। ठीक है, तो आप यहाँ से बोलेगा सर, हम ये बोल सकते हैं सर इसके अनुपात बराबर होंगे पी क्यू बटा क्यू आर। ठीक है, इस साइड जाइए, पी क्यू बटा क्यू आर बराबर होगा पी एस बटा एस टी के। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पी एस बटा एस टी के। पी क्यू का वैल्यू कितना, 3 बटा क्यू आर का वैल्यू कितना, 12, और पी एस का वैल्यू 7, और एस टी का वैल्यू, एस टी ही लिख दो, नहीं पता एस टी ही निकालना है, तो यहाँ सॉल्व करिए। आप सीधे बोलिएगा 3 चौके 12, ठीक है, हम 3 चौके 12, 1/4 बराबर 7/ST। तो यहाँ से एस टी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एस टी बराबर 7 गुना 4 बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 क्या, 35 कैसे आंसर आ रहा है? 35 तो अगर मैं पूछता आपसे कि पीटी बताइए फिर 35 होता ना, यहाँ तो आपसे एसटी ही पूछ रहा था, आपसे तो एसटी ही पूछा, तो 35 क्यों कर रहे हैं, है ना? अगर आपसे पूछता है कि क्या बोल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, इसमें एक शॉर्टकट भी बताया था आप सभी को, ये ध्यान दीजिए। ये एक साइड देखिए, आपको ये दिख रहा है 3 का 4 गुना है ये। यस सर। 3 का 4 गुना कितना होता है, 3 चौके 12, तो 7 में 7 का 4 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। आंसर तो ऐसे ही आ गया। 3 का अगर 4 गुना है तो इधर भी 7 का 4 गुना हो जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये तब करेगा जब एक नंबर का आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपके एक अगर 2-3 नंबर में भी आ जाएगा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, शॉर्टकट का ये मतलब नहीं कि हमेशा आपको शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, पैरेलल दे दिया, एक्स वाई जेड, और यहाँ लिख दिया एम एन। यहाँ ले रहा हूँ 8 मीटर, यहाँ लिख दिया 56 मीटर। 21 मीटर, ये बताइए एक्स कितना होगा? एक्स, या फिर आप मुझे एक्स एन ही बता दो, एक्स एन का लंबाई कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, बढ़िया। देखो मैं पहले शॉर्टकट से ही बता रहा हूँ कि आपने ये देखा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिस कर दिया था क्या मैंने कुछ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। क्वेश्चन मिसिंग ये है कि मैंने ये नहीं बोला कि एम एन वाई जेड के पैरेलल, ये देना पड़ेगा। ठीक है, एम एन वाई जेड के अगर समांतर है तो आप कहेंगे सर अगर एम एन पैरेलल है सर अगर वाई जेड के, तो क्या होगा सर, हमें पता है सर यहाँ पर अनुपात बराबर होंगे। 8 का 3 गुना अच्छा 8 का कितना गुना 56 होता है, 7 गुना, 8 गुना 7 56 होता है, 8 7 56। तो आप सोचिए सर किस किस नंबर में, मान लो यहाँ पर आपका वैल्यू एक्स है, तो कितना का 7 गुना 21 होगा, या 56 में 7 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, तो 21 में 7 से डिवाइड कर दिया 3 आ जाएगा, 3 7 21 होता है, तो कैसे यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 7 21 होगा, 8 7 56, 3 7 21, तो एक्सन कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। या आप ऐसा लिख दीजिए, हमें पता है सर एक्स एम बट्टा एम वाई बराबर एक्स एन बट्टा एन जेड।
ठीक है, एक्सएम का वैल्यू 8, एम वाई का वैल्यू 56 बराबर एक्सएन कितना, एक्सएन ही लिख दो, क्या ही एक्स लिखे, और एनजेड का वैल्यू 21। सॉल्व करिए, 8 7 56, यहाँ से कितना आ गया, एक्सएन आ गया आपका 21/7, तो आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। तो अनुपात बराबर करके लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब थोड़ा अलग टाइप का करते हैं, जो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, त्रिभुज एबीसी में वही फिगर, स्टार्टिंग में वही लिखा है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई पर भुजाएं, ये फिर से वही एरर है, बिंदु डी और ई पर भुजाएं, बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी और एसी पर इस प्रकार से हैं कि डी समांतर है बीसी के। यदि एडी का वैल्यू, डीबी का वैल्यू, एई का वैल्यू और एसी का वैल्यू अगर मैं एक्स के टर्म में दे रहा हूं आपको, तो एक्स का मान बताइए। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर तो वैसा ही बनेगा, ट्रायंगल एबीसी की बात की गई, ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बिंदु डी जो है वो भुजा भुजा ए बी पर है, तो भुजा ए बी पर एक बिंदु डी बना दिया। बिंदु ई जो है भुजा ए सी पर है, तो ए सी पर एक बिंदु ई बना लिया। इस प्रकार से है कि ए डी बी सी के समांतर, तो यहाँ पर एक समांतर लाइन भी आप बना लीजिए। चलिए कुछ ऐसे बना दिया, डी समांतर है आपके बीसी के, सिंबल भी लगा दिया। ठीक है, बोल रहा है एडी का वैल्यू 8x-7, जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको आप फिगर में ही लिखते चलिए, आसान रहेगा। ठीक है, बाद में देखने में। ठीक है, तो एडी की जगह पर मैंने लिख दिया 8x-7। ठीक है, 8x-7। डीबी का वैल्यू 5x-3, तो बीडी की जगह पर मैं लिख दिया 5x-3। ए का 4x-3, यहाँ पर लिख देता हूँ 4x-3, और ये 3x-1, यहाँ लिख दिया 3x-1। ये सारा वैल्यू दे रखा है, तो x का वैल्यू बताइए। आप सिंपली यही लिखिएगा ना यहाँ पर कि चूंकि क्वेश्चन में बोला था कि डी जो है वो समांतर है आपके बीसी के। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि सर ए डी बट्टा डीबी, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, थेल्स के अकॉर्डिंग, ए डी बट्टा डीबी जो होगा वो ए ई बट्टा ई सी के बराबर होगा, ए ई बट्टा ई सी के बराबर होगा थ्योरम 6.1 से। अब यहां पर वैल्यू पुट करिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं, एडी कितना है आपका, फिगर को देखिए, एडी आपको दिख जाएगा सर 8x-7। ठीक है, यहाँ लिखा 8x-7 बट्टा डीबी कितना है आपका 5x-3, यहाँ लिख दिया 5x-3 बराबर ए कितना है आपका 4x-3, बस वैल्यू पुट कर दे रहा है। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मुझे, एक्स के टर्म में पता है तो मैं एक्स के टर्म में डाल रहा हूँ। इसी का वैल्यू कितना 3x-1, यहाँ लिख दिया 3x-1। इसके बाद क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे पता है कि कभी लिखा हुआ है ए बटा बी बराबर एम बटा एन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, ए को एन से गुना और बी को एन से गुना, तो ए इंटू एन बराबर बी इंटू एम तो होता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो 8x-7 को 3x-1 से गुना करेंगे, 8x-7 इंटू 3x-1। ये पुराने कुछ कैलकुलेशन यूज आएंगे, वो मैं यूज करूंगा। 5x-3 को गुना करना होगा आपको 4x-3 के साथ। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिलेगा, देखो एक द्विपद को द्विपद से गुना करना है। मैं एट पूरा बहुत डिटेल में, सिंपली आप सोचिए सर 8x को 3x-1 से गुना करना है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8x जब 3x से गुना होगा, अच्छा ये आप समझ सकते हो सर 8x इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। यस। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए, आप कहिएगा 8x जब 3x से गुना होगा तो 8 या 24x², 8x जब -1 से गुना होगा तो बनेगा माइनस का 8x। ठीक है, माइनस का 7 जब -3x से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 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 का 7 या 21x, और -7 जब -1 से गुना होगा तो ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, तो -7 -1 से गुना होकर देगा प्लस का 7। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। अगर किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके बताइए, ताकि इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर क्लियर है तो ठीक है।
ठीक है, चलिए। तो 24x² माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7 बराबर, अब मैं इधर गुना कर रहा हूँ, तो 5x को गुना करेंगे 4x माइनस 3 से, तो ये 5x जब गुना होगा दोनों टर्म से, तो 5 चौके 20x², ठीक है, तो ये गुना हुआ आपका आ गया 20x²। 5x जब माइनस 3 से गुना होगा तो मिलेगा 5 तिया 15x। ये दोनों जब गुना होगा -3 जब 4x के साथ, तो -12x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका आ गया 24x² माइनस 8x और माइनस का 21x, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों जोड़ देंगे, 21 8 को जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा, और दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का साइन, यानी माइनस का 29x, प्लस का 7 इज इक्वल टू 20x² माइनस 15 माइनस 12 माइनस का 27x प्लस का 9, ठीक है। अब 30x² जो राइट साइड में है उसको मैं लेफ्ट लेकर आ रहा हूँ, 24x², ये 20x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 24x² में से 20x² घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4x², ये माइनस का 29x, ये माइनस का 27x, माइनस 27 जब इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 27, और मुझे बताओ माइनस का 29 प्लस का 27 कितना देगा? -2। -2, तो यहाँ मिलेगा आपका माइनस का 2x, और यहाँ पर है प्लस का 7, और उधर से प्लस का 9 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब -9 आएगा, तो 7 माइनस 9 कितना आ जाएगा? फिर से माइनस का 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सभी में आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन लोगे तो आपका दिख जाएगा 2x² माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 को भी आप हटा दो, 2 रखने की कोई नीड है नहीं, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, 0/2 होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट इक्वेशन आया 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जिसको हल करने के लिए आपको कई बार सिखाया गया है द्विघात द्विघात वाला चैप्टर में, द्विघात समीकरण चैप्टर 4 था ना आपका, चैप्टर 4 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर गुणनखंड मेथड। तो इक्वेशन में खड़ा हूं, इक्वेशन क्या था आपका बताइए? 2x² माइनस x माइनस 1 1 इक्वल टू 0। तो इसको आप गुणनखंड करिए, देखिए कैसे गुणनखंड होगा ये। तो 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 आपका -2 दे रहा है, ठीक है। तो -2 को ऐसे ब्रेक करो कि घटा करके, 2 को ऐसे ब्रेक करो घटा करके 1 आ जाए। कैसे करेंगे? 2 एकम 2, 2 एकम 2 करने पर 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाने पर आपका 1 मिलेगा, ठीक है। तो आप सिंपली बोलोगे 2 माइनस 1 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर सर माइनस का 1 लाना है, तो -1 के लिए क्या करिएगा? -2 + 1 लिख दीजिए, -2 + 1 करने पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली बोलिएगा सर यहाँ पर -2 और 1 यूज कर लीजिए, 2x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। हमने बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक किया। -x को क्या किया? माइनस का 2x प्लस x लिख दिया, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, पहले 2 टर्म में से आप अगर कॉमन लोगे तो आपको 2x दिख जाएगा, ठीक है। 2x कॉमन लिया तो x माइनस 1, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लोगे, x माइनस 1, इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या दिखेगा? x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 कॉमन, और यहाँ पर 2x प्लस 1 बचेगा, ये वाला 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 ब्रैकेट आपको दिख गया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं सर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 1 आएगा, या तो x का वैल्यू -1/2 आएगा। क्लियर? यही 2 वैल्यू आ सकते हैं। हम दोनों वैल्यू लें या फिर एक ही वैल्यू लेंगे? बोलिए, -1/2 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सर, -1/2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर नेगेटिव नहीं लेते। सभी का आंसर एक है, नेगेटिव नहीं लेते। सर भुजाओं की लंबाई नेगेटिव नहीं होती। लेकिन x भुजा की लंबाई नहीं है ना, x तो कुछ भी यहाँ पर वैल्यू था। मैं कहाँ कह रहा हूँ x भुजा, कहीं दिया है क्या कि x भुजा की लंबाई है? कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि x भुजा की लंबाई है। तो x भुजा की लंबाई होता तो बिल्कुल सही है कि x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, मतलब भुजा की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो x नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि यहाँ बोला तो नहीं गया था कि x भुजा की लंबाई है? यहाँ पर देखिए इसलिए नहीं रिजेक्ट हो रहा है, आप रिजेक्ट कर रहे हो, सही कर रहे हो, आंसर नहीं होगा। -1/2 को हम रिजेक्ट करेंगे, मैं भी रिजेक्ट करूंगा अभी, ठीक है, लेकिन आपको रीजन भी सही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर x इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन x इक्वल टू -1/2 क्यों रिजेक्ट हो रहा है ये समझिए। नेगेटिव होने के कारण रिजेक्ट नहीं हो रहा, नेगेटिव आंसर चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था,
लेकिन अगर आप x का वैल्यू -1/2 लोगे ना, तो भुजाएं देखिए क्या हो जाएगी। ठीक है, आपका जो भुजा था वो 8x, एक किसी भी एक भुजा को ले लो, जैसे AD बराबर 8x-7 था, तो यहाँ पर आप सोचोगे सर एक भुजा AD को लिया था, ये 8x-7 था। x का वैल्यू अगर -1/2 पुट करके चेक करूं तो क्या बनेगा, 8 इंटू -1/2 -7, और ये आ जाएगा -4 - 7, जो कि माइनस का 13 बन जाएगा। तो भुजा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो -1/2x रखने पर भुजा नेगेटिव हो जा रहा है, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है ना। अगर नेगेटिव रखने पर पॉजिटिव आता तो फिर चल जाता। समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अगर नेगेटिव रखने पर अगर भुजा पॉजिटिव आ जाता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर मैं ऐसा बोल दूं, समझिए, पॉजिटिव रिजेक्ट हो सकता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा कि 2x माइनस, लिख दिया 3, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 चलेगा क्या? अगर मान लो भुजा कह रहा हूँ कि AD का वैल्यू या कोई भी भुजा AB का वैल्यू 2x - 3 है, x का वैल्यू 1 यहाँ पर ले पाएंगे क्या? अगर ऐसा होता तो नहीं ले पाएंगे। देखो, हालांकि x का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन x का वैल्यू 1 रखने पर ये भुजा नेगेटिव हो जाएगा, 2 - 3 बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कुछ नेगेटिव पॉजिटिव का तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये दिख गया कि x का वैल्यू -1/2 लेने पर, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, x का वैल्यू -1/2 लेने पर हमें AD वाला जो भुजा है 8x-7 नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, लिखना नहीं है इतना, आपको साफ दिख जाएगा सर 8x-7 x नेगेटिव आएगा, तो पूरा जोड़ घटाकर नेगेटिव ही आने वाला है। कितना आएगा उससे कोई मतलब है नहीं। तो नेगेटिव रखने पर कोई एक भुजा नेगेटिव हो जा रहा है तो कहने से पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू 1 सभी में रख के देख लो जल्दी जल्दी। AD का वैल्यू देखो 8 में से 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा। DB देखिए 5x-3, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 4x-3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 3x-1, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। सारा पॉजिटिव हो जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, x का वैल्यू सर 1 हमारा सभी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन समझिएगा कि कोई वैल्यू रिजेक्ट या एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, बल्कि इसलिए रिजेक्ट हो रहा है कि x का वैल्यू वो डालने पर हमारा भुजा नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूं, ऐसा क्वेश्चन भी एक आएगा पोल में, इसमें थोड़ा सा सिंपल करके आपसे एग्जाम में पूछता है। ये वाला अगर आएगा तो आपके 5 नंबर में आ सकते हैं, और इससे थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन करके 3 नंबर या फिर 4 नंबर में पूछता है। ठीक है, चलिए तो ट्राई करो ये क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, चलिए तो आप लोग बहुत जल्दी कर दोगे, ट्राई करो। डी बीसी के समांतर है तो इसी का लंबाई बताइए। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन पोल ऑन हो चुका है। क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रखा है कि डी जो है वो बीसी के समांतर है, डी और बीसी समांतर है। एडी 4 सेंटीमीटर है, बीडी 12 सेंटीमीटर है, ए का लंबाई 1 सेंटीमीटर दिख रखा है, तो ईसी कितना होगा? ये आएगा तो आपके 1 नंबर में आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 15-20 सेकंड में आप करके आ सकते हो। चलिए 30 सेकंड और रुकेंगे। 30 सेकंड में बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी रुक रहे हैं क्योंकि आंसर थोड़े कम आए हैं अभी। सर कितना कटेगा? हाँ, 14 आंसर आए, 14 में 13 सही है। सभी का आंसर सही होना चाहिए, इसमें तो क्या ही गलती कर रहे हो करोगे। हेल्थ थ्योरम में सीधे आप आंसर कर सकते हो, तो शॉर्टकट ही बता दिया है, शॉर्टकट से भी कर लीजिए, लिख करके भी कर लीजिए। ठीक है, 20 सेकंड्स, 15, 10। आंसर कम नहीं आया अभी, 50% बच्चे ही आंसर किए हैं क्लास में। ऐसा क्यों? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें क्या डाउट है? जबकि 2 बैच के बच्चे हैं, B37 में ऑलरेडी ये पढ़ाई हो चुका है, B37 वाले भी करिए। ऐसा मत सोचिए कि आपके बैच में हो गया है तो फिर नहीं करना है, फिर डेटा खराब होगा दोनों ही बैच का। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए, आपने पढ़ लिया है तो भी आंसर कीजिए। वोट में पहले आपने शायद ये क्वेश्चन कर लिया होगा, फिर भी आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1।
चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस किया जाए तो पहले मैं शॉर्टकट से ही बताता हूँ कि यहाँ पर सिंपली क्या सोचिएगा। मुझे दिख रहा है सर डी लाइन जो है वो बीसी के समांतर है, ठीक है। तो बाकी दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। अनुपात बराबर कहने से मुझे दिख रहा है सर बाएं तरफ अगर देखें तो 4 का 3 गुना मुझे 12 दिखता है, ठीक है। 4 का 3 गुना 12 होता है। तो दाएं साइड में 3 गुना हो जाएगा, एक का 3 गुना कितना हो जाएगा, एक का 3 गुना, एक से 3 से गुना करिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करके छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी ही पूछा था ना आपसे, इसी का 3 सेंटीमीटर। या अगर इतना नहीं करना है हमें, ठीक है, मतलब इतना इस तरीके से ना करना हो, अगर मैं पूरा सोल्यूशन लिखना चाहता हूँ तो आप लिखेगा सर दिया क्या गया है, डी पैरेलल है आपके बीसी के, तो थेल्स के अकॉर्डिंग आप क्या बोलिएगा, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या बोलिएगा, ए डी बट्टा डीबी बराबर होगा सर ए ई बट्टा ई सी के, ठीक है। यहां से पुट कर दो, वही काम होगा आपका, 4/12 बराबर 1/EC, ठीक है। तो सॉल्व करिए, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना, इसमें कुछ कठिन तो नहीं था, कुछ टफ ही नहीं था। आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन करके बताओ। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ट्राई करना सही करने का, इसमें टाइम मिलेगा अच्छा खासा, आप ट्राई ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है यहाँ पर कि डी और ई समस्या, ट्रायंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार से, अब फिगर तो बना ही दिएगा तो आपको उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बोल रहा है डी पैरेलल है आपके बीसी के, डी और बीसी समांतर है, तो एक्स का वैल्यू बताइए। अगेन ये क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा आसान है ये, इसका कैलकुलेशन उतना कठिन नहीं है, उतना टफ नहीं है। एक हिंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, कहीं पर कैलकुलेशन में ऐसा कुछ यूज आएगा, अब ये आप देखना है कहां पर यूज करोगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज ए हिंट मैं लिख रहा हूँ, कहीं पर यूज आएगा, ट्राई करो। एक्स का वैल्यू देखिए क्या आएगा। तो अगर डी पैरेलल है आपके बीसी के तो आप लिखिए ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तभी आंसर कितना आएगा। ऑप्शन है? अभी 4 बच्चों का सही है, अभी तो कम आंसर आए आप। बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, हड़बड़ी में आंसर नहीं करो, आराम से करो। अभी इस क्वेश्चन में 1-2 मिनट है आपके पास टाइम, तो बेटर है कि आप सॉल्व करिए जितना टाइम है। देखो गलती दो वजह से होता है, एक तो होता है कि आपने सॉल्व किया और छोटा मोटा कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दिया, ठीक है, तो वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, वो तो ठीक है। आपने ट्राई किया, आंसर गलत हुआ। दूसरा गलत होता है कि बहुत जल्दी से मैंने आंसर ही कर दिया बिना सॉल्व किए हुए, कि मुझे ये लग रहा है, वो बस इशू है, वो नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके अब देखो जो आंसर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, बाद में वाले, स्टार्टिंग वाले आंसर गलत थे, ठीक है। तो अभी 22 में 13 आंसर सही हो चुके हैं, 23 में 14 आंसर सही हो चुके हैं, ठीक है। 30 सेकंड और रुकेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 30 सेकंड में पोल एंड ही हो जाएगा, अगर आपको टाइम चाहिए तो बोलिएगा, अदरवाइज 30 सेकंड में डिस्कस करेंगे।
बढ़िया, 20 सेकेंड्स। गुड, इतने बच्चों का आंसर सही हो रहा है, मतलब ये सही है कि आप लोग हाँ सॉल्व करके कर रहे हो, वेरी गुड। 10 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को अभी एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही बहुत सही है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है इस लेवल का, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है कि डी जो है वो पैरेलल है आपके बीसी के, ठीक है। एक सेकंड, डीई बीसी के समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर कोई ट्रायंगल में डी अगर बीसी के समांतर है तो मैं सीधे बीपीटी लगा दूंगा यहाँ पर, मुझे थ्योरम पता है कि सर अगर, ये लिख देना जब भी आपके एग्जाम में आता है ना, एक लाइन जरूर लिख देना कि सर अगर डी समांतर है आपके बीसी के तो हम इतना बोल सकते हैं कि सर एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा आपके एई बटा ईसी के, ठीक। अब एडी का वैल्यू कितना दे रखा है एक्स, डीबी का वैल्यू कितना दे रखा है एक्स माइनस टू, एई का वैल्यू कितना दे रखा है एक्स प्लस टू, और इसी का वैल्यू कितना है एक्स माइनस वन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स मल्टीप्लाई होगा आपके एक्स माइनस वन के साथ और एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई होगा आपका एक्स प्लस टू के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर x जब x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मुझे पता है सर x माइनस टू और x प्लस टू को मल्टीप्लाई करना है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला पर चला जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं सर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आया माइनस टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए यह भी एक्स स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का साइन भी चेंज है, मतलब सेम है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, मान लो इसको मैं उधर भगाया, ठीक है, तो क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो मैं उसको ले ही नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि सर दोनों साइड सेम क्वांटिटी है, कोफिशियंट भी सेम है, गुणांक भी सेम है, साइन भी सेम है, सीधे इसको हटा दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलेगे सर माइनस का एक्स का वैल्यू माइनस का 4 आ रहा है, तो माइनस एक्स अगर माइनस 4 के बराबर है तो दोनों साइड माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, आप बोलोगे सर एक्स का वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 4, क्लियर है यहाँ पर, बोलिए। अब Yes, एक्स sir. इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आप जब भी ऐसे एग्जाम मान लो यहाँ पर तो ठीक है ऑप्शन थे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहेगा ना एग्जाम में तो एक काम जरूर करना, एक काम इतना कर लीजिएगा, ऐसे आपका ऐसा देता नहीं है एग्जाम में लेकिन मान लो कभी दे ही दिया, तो एक्स इक्वल टू 4 पर सभी का वैल्यू चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे सर 2 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे सर 6 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे सर 3 आ जाएगा, कोई नेगेटिव आया क्या, कोई नेगेटिव नहीं आया ना, सभी देखो पॉजिटिव आ गया, 4, 2, 6, 3 सभी पॉजिटिव है, तो बोलेंगे सर हाँ सही है। अगर इनमें कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आ जाता, 4 रखने पर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो कहते हैं सर 4 भी आंसर नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ ऐसा रैंडम वैल्यू दे दूं कि जिसका कोई आंसर ही ना निकले, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 4 पुट करने पर इनमें से कोई भी एक लेंथ नेगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे सर कोई आंसर इसका पॉसिबल ही नहीं होगा, क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर गलत नहीं था क्वेश्चन, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, अभी एक और टॉपिक सोचा था लेकिन आज नहीं हो पाएगा, इसी का इनवर्स होता है, कन्वर्स होता है, विलोम, ठीक है, तो वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्लास आपका परसों होगा, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, डाउट नहीं तो फिर बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, अगर कोई डाउट है